प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है जो कि ब्रिक होने वाला है ना। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है? ब्रिक। ये हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल, है ना। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल जो है सब्जेक्ट हम लोग जो है देख रहे थे, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग जो है क्या बात करेंगे? ब्रिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। एक अच्छा ब्रिक के लिए क्या कंपोजिशन होना चाहिए? तो सबसे पहला एलुमिना। एलुमिना एक चीफ कंस्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। हर क्ले में, किसी भी टाइप का क्ले हो उसमें ये हमारा होता है। एक अच्छा ईंट या ब्रिक अर्थ शुड कंटेन कितना प्रतिशत एलुमिना कंटेन करना चाहिए? तो 20 से 30% कंटेन करना चाहिए। दिस कंस्टिट्यूएंट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी। इसके कारण से प्लास्टिसिटी आता है हमारा ब्रिक में टू अर्थ सो डैट इट कैन बी मोल्डेड। इसलिए जो ब्रिक है उसको उस वे में, उस तरीके से मोल्ड किया जाता है। उसके बाद दूसरा कंपोजिशंस है, कंस्टिट्यूएंट्स हैं सिलिका। सिलिका जो है हमारा ब्रिक में 50 से 60% होता है। इसके प्रेजेंस रहने के कारण से जो ब्रिक होता है उसमें क्रैक, श्रिंकेज और रैपिंग जो है रॉ ब्रिक में देखने को नहीं मिलता है। और इसके कारण से, सिलिका के कारण से जो शेप होता है ब्रिक का वो यूनिफॉर्म होता है। अगर सिलिका बहुत ज़्यादा मिल जाए ब्रिक में तो वो डिस्ट्रॉय करता है कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड ब्रिक बिकम ब्रिटल, है ना। ब्रिक को ब्रिटल बना देता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में 50 से 60% है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में मिल जाए सिलिका तो वो ब्रिक के लिए हानिकारक हो जाता है। तीसरा कंपोजिशन है लाइम। लाइम जो है पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारा ब्रिक में, और इसके कारण से जो लंप होता है वो जनरेट नहीं होता है। लाइम जो है प्रिवेंट करता है श्रिंकेज ऑफ रॉ ब्रिक्स, सैंड अलोंग द इन्फ्यूजिबल। बट अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो जो हमारा लाइम है ये स्लाइटली फ्यूज करता है आपका किल्न टेम्परेचर को इन प्रेजेंस ऑफ लाइम। लाइम के प्रेजेंस में फ्यूज हो जाता है जब किल्न टेम्परेचर हमारा मिलता है तब। अगर बहुत ज़्यादा लाइम अगर हमारा प्रेजेंट होता है, अगर लाइम का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में ब्रिक जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण से जो ब्रिक का शेप होता है वो अपने शेप में, ओरिजिनल शेप में नहीं रह पाता है। लम्प्स ऑफ लाइम आर कन्वर्टेड इनटू क्विक लाइम। जो लम्प्स ऑफ लाइम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्विक लाइम में आफ्टर बर्निंग, है ना, जलने के बाद। और क्विक लाइम जो है स्लैक्स होते हैं और एक्सपैंड किया करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगला कंपोजिशन है ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये 5% होता है ना। 5 से 10% आप यहाँ पे लेकर चल सकते हो, आपका होता है एक गुड ब्रिक में। और ये हेल्प करता है लाइम को फ्यूज, है ना, लाइम टू फ्यूज सैंड में फ्यूज करने में। ये जो है रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्रिक को, है ना। ऑक्साइड ऑफ आयरन जो है रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्रिक में, कि भाई उसी के कारण से ब्रिक जो है रेड हो जाता है। अगर ऑक्साइड ऑफ आयरन ज़्यादा हो जाए, अगर ऑक्साइड ऑफ आयरन ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण से जो ब्रिक होता है वो डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर का हो जाता है। इसलिए ऑक्साइड ऑफ आयरन ज़्यादा जो है हमारा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला कंपोजिशन है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया बहुत ही कम मात्रा में होता है और
ये हल्का येलो कलर प्रोवाइड करता है ब्रिक को और डिक्रीज करता है श्रिंकेज प्रॉपर्टीज को। जो भी ब्रिक का श्रिंकेज प्रॉपर्टीज होता है उसको डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। बट अगर एक्सेस मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया बहुत ज़्यादा मिला देंगे तो ब्रिक में डिके होने लगेगा, यानी ब्रिक में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट्स? उम्मीद करते हैं कि जो कंपोजिशंस हम आपको बता रहे थे, ये कंपोजिशन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कंपोजिशन है। सबसे पहले हमने बताया एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, ऑक्साइड ऑफ आयरन और मैग्नीशिया। ये 5 कंपोजिशंस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ब्रिक के लिए अच्छा होता है। हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन ब्रिक, ब्रिक में कौन कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो लाइम, लाइम अगर ज़्यादा प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो ब्रिक जो है अनसाउंड हो जाता है। आयरन पायराइड्स, आयरन पायराइड्स प्रेजेंट होता है ब्रिक में और इसके कारण से ब्रिक जो है क्रिस्टल्ड होता है, बट बर्निंग के दौरान ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसलिए प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अल्कलीज, ये मेनली फॉर्म होता है सोडा एंड पोटास से। और पेबल्स, ये प्रेजेंस ऑफ पेबल्स और ग्रेट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ अनडिजायरेबल इन ब्रिक, ब्रिक में हानिकारक ही होता है। इट विल नॉट अलाउ द क्ले टू मिक्स यूनिफॉर्मली, और पेबल्स जब मिल होता है तो क्ले जो है क्ले में प्रॉपर तरीके से वो मिक्सिंग होने से क्या करता है, रोकता है, प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग जो है नहीं होने देता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर्स, ये भी हमारा हार्मफुल होता है। जो प्रेजेंस होता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर का ब्रिक में असिस्ट करता है बर्निंग को, लेकिन सच मैटर नॉट कम्प्लीटली बर्न, और ये जो मैटर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं। ओके, बात किया जाए मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक के बारे में, तो कैसे मैन्युफैक्चर्स होते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सबसे पहले क्ले को प्रिपेयर किया जाता है। क्ले को प्रिपेयर करने के लिए कई ऑर्डर्स हैं, फॉलोइंग ऑर्डर्स हैं। पहले अनसॉइलिंग किया जाता है, उसके बाद डिगिंग किया जाता है, फिर क्लीन किया जाता है, फिर वेदरिंग किया जाता है, ब्लेंडिंग किया जाता है, टेपरिंग किया जाता है। तो ये हमारे ऑर्डर्स हैं जिस वे में हमारा क्या होता है, क्ले का प्रिपरेशन हमारा किया जाता है। क्ले का प्रिपरेशन करने के बाद उसका मोल्डिंग किया जाता है। मोल्डिंग जो है दो तरीके से होता है, एक होता है हैंड मोल्डिंग और एक होता है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग जो है दो तरीके का होता है, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक और दूसरा होता है टेबल मोल्डेड ब्रिक। मशीन मोल्डिंग जो है दो तरीके का होता है, प्लास्टिक क्ले मशीन और दूसरा होता है ड्राई क्ले मशीन। ये हमारा तरीका होता है मोल्डिंग करने का, मतलब ब्रिक को एक प्रॉपर शेप जो है प्रोवाइड किया जाता है। जब एक प्रॉपर शेप ब्रिक को प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उसको सूखने के लिए छोड़ा जाता है, और जब वो अच्छे तरीके से मॉइस्चर उसमें से लगभग पूरा निकल जाता है, सूख जाता है, तो उसको फिर बर्निंग के लिए लाते हैं और उसको जलाते हैं। तो जो ब्रिक का बर्निंग होता है या तो क्लैंप में होता है या तो किल्न में आपका बर्निंग किया जाता है। क्लैंप में बर्निंग की बात किया जाए तो इट्स शेप इन प्लेन इज जनरली ट्रेपेजॉइडल। Floor of clamp is prepared in such a way that a short end is slightly in excavation and wider end is raised at an angle of about 15 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 15 डिग्री के साथ वो हल्का रेज्ड पार्ट होता है जो हमारा वाइडर पार्ट होता है, और जो शॉर्टर एंड होता है वो हमारा स्लाइटली क्या होता है, एक्सकेवेटेड होता है, डाउन में होता है। बात किया जाए किल्न का, तो किल्न दो तरीके से होता है, एक होता है इंटरमिटेंट किल और एक होता है कंटिन्यूअस किल। इंटरमिटेंट किल भी हमारा दो तरीके का होता है, इंटरमिटेंट अप ड्राउट किल और दूसरा होता है इंटरमिटेंट डाउन ड्राउट किल। जो किल्न होता है एक लार्ज
पार्ट होता है जिसमें ब्रिक को जो है रख के पकाया जाता है यानी बर्न किया जाता है। किल विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक आर फॉलोइंग टू टाइप्स, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको जो है टाइप्स के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया। कंपैरिजन अगर बात किया जाए हमारा किया जाए बुल्स ट्रेंच किल और हॉफमैन किल के बीच में, तो बुल ट्रेंच किल में डिज़ाइन जो है सर्कुलर होता है, हॉफमैन में रेक्टेंगुलर होता है। फायरिंग मेथड जो है इंटरमिटेंट होता है और हॉफमैन में कंटिन्यूअस होता है। फ्यूल जो है कोयला होता है बुल ट्रेंच किल में, और हॉफमैन किल में कोल या गैस होता है। फायरिंग टेम्परेचर लो होता है, हॉफमैन में हाई होता है। इफिशियंसी लो होता है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लो होता है हमारा बुल ट्रेंच किल में, लेकिन हॉफमैन किल में जो है हाई इफिशियंसी और हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लेबर रिक्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी जो है ज़्यादा देखने को मिलता है हमारा किसमें, तो बुल ट्रेंच किल में, लेकिन लेबर रिक्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम देखने को मिलता है हॉफमैन किल में। आउटपुट और कैपेसिटी लो होता है बुल ट्रेंच किल का और हाई होता है हॉफमैन किल का। कंट्रोल किया जाता है मैनुअली इन बुल ट्रेंच किल में, लेकिन ऑटोमेटेड होता है हमारा हॉफमैन किल में। किल स्ट्रक्चर जो होता है बुल ट्रेंच का वो रिलेटिव सिंपल होता है, लेकिन हॉफमैन किल का कॉम्प्लेक्स होता है। हीट रिकवरी लिमिटेड होता है बुल ट्रेंच में और हॉफमैन में एफिशिएंट होता है। कंसिस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट वेरिएबल होता है बुल ट्रेंच में, और एनर्जी कंजम्पशन जो है हाई होता है बुल ट्रेंच में। कंसिस्टेंट हमारा होता है कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट हॉफमैन में, और लो एनर्जी कंजम्पशन हमें देखने को मिलता है हॉफमैन किल में। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई डाउट्स आता है ना तो आप हमें चैट बॉक्स में बताया करिए, क्योंकि जब तक आप हमें चैट बॉक्स में नहीं बताएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। तो कंपैरिजन बिटवीन क्लैंप बर्निंग और किल्न बर्निंग। क्लैंप बर्निंग ट्रेडिशनल मेथड होता है ब्रिक को पकाने के लिए, लेकिन किल्न बर्निंग जो है ये मॉडर्न मेथड्स है आपका। फायरिंग प्रोसेस जो है ब्रिक को स्टैक्ड किया जाता है और फायर्ड किया जाता है ओपन एयर पिट्स में, लेकिन किल्न बर्निंग में हमारा फायर्ड किया जाता है क्लोज्ड चैम्बर होता है, उसमें ब्रिक को रख के आपका जलाया जाता है। फ्यूल जो है वुड कोयला या अदर बायोमास मटेरियल्स होते हैं क्लैंप बर्निंग में, लेकिन किल्न बर्निंग में वेरियस फ्यूल्स इंक्लूड होते हैं नेचुरल गैस ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी। टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है आपका क्लैंप बर्निंग में, लेकिन प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल आपका होता है किल्न बर्निंग में। एफिशिएंसी रिलेटिवली लो होता है लेकिन हाई होता है किल्न बर्निंग में ड्यू टू कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, जिसके कारण से एयर पॉल्यूशन जो है हमारा जनरेट होता है और वो भी सिग्निफिकेंट वे में आपका होता है ये हमारा क्लैंप बर्निंग में, लेकिन रिड्यूस्ड होता है एयर पॉल्यूशन ड्यू टू बेटर कंबसन कंट्रोल के कारण से किल्न बर्निंग में। क्वालिटी जो है इनकंसिस्टेंट हीट डिस्ट्रीब्यूशन और फायरिंग रिजल्ट होता है, बट हमारा किल्न बर्निंग में मोर कंसिस्टेंट और हीट डिस्ट्रीब्यूशन और फायरिंग रिजल्ट देखने को मिलता है। टाइम जो है ज़्यादा लेता है क्लैंप बर्निंग, किल्न बर्निंग शॉर्ट फायरिंग टाइम होता है। लेबर इंटेंसिटी इंटेंसिव प्रोसेस होता है लेबर इंटेंसिव, बट लेस लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है किल्न बर्निंग। प्रोडक्ट वैल्यू जो है लिमिटेड कैपेसिटी होता है फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, बट हायर कैपेसिटी फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन में देखने को मिलता है किल्न हमारा बर्निंग में। ओके, कॉस्ट जो है रिलेटिवली लो होता है इनिशियल कॉस्ट, बट हायर इनिशियल कॉस्ट देखने को मिलता है ड्यू टू किल्न सेटअप एंड मेंटेनेंस को लेकर। इन्वायरमेंट में अगर बात किया जाए हमारा, तो हायर
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है आपका क्लैंप बर्निंग में ड्यू टू पॉल्यूशंस। और जो किल्न बर्निंग है इसमें लोअर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है ड्यू टू बेटर कंबशन कंट्रोल के कारण से। उम्मीद करते हैं कि आज का ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।